हेलो एंड वेलकम मैथ्स से शाहिद अंसारी। आइए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं के सब्जेक्ट हिंदी को समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में हम पार्ट को अलग अलग भागों में विभाजित कर रहे हैं। आपको 3 से 4 पार्ट देखने को मिलेंगे और पहले पार्ट में हम बात करेंगे इकाई 1 की, जिसमें क्षितिज भाग दिया गया है काव्यखंड की, जिसमें हमें पद के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इसमें कुल आवंटित अंक 17 होंगे और 1 अंक वाले 7 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 3 प्रश्न, 3 अंक वाले कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और 4 अंक वाला कुल 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पद्म साहित्य का इतिहास की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे सही विकल्प कुछ दिए गए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आंसर सही थे। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल। नई कविता काल किस काल के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है। खालिस्तान कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो प्रत्येक पर 1 अंक है। यहाँ पे इसका आंसर है छायावादी। और राम भक्ति शाखा खालिस्तान भक्ति धारा काव्य की धारा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सगुण। और सही जोड़ी अगर बनाते हैं तो तुलसी के साथ आपको जोड़ना है भक्ति सम्राट से। और यहाँ पे सूरदास का वात्सल सम्राट से, महादेवी का आपको संबंध छायावाद से बताना है, ऋतुराज का नई कविता से बताना है। सत्य असत्य की बात करें तो सरस्वती पत्रिका आधुनिक काल में प्रकाशित हुई, तो 1 अंक का पूछा जाता है, सत्य है। और यहाँ पे प्रयोगवाद का आरंभ अजय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक पत्रिका से हुआ, तो यह भी सत्य है। 1 अंक में 1 वाक्य में उत्तर देना है। भक्ति काल का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर है संवत 1375 से 1700 तक का, और अथवा इसका 1318 से 1643 तक। नए उपमानों का प्रयोग किस काल की विशेषता है? तो यहाँ पे प्रयोगवाद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में 2 अंक के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो छायावाद युग की 2 विशेषताएं लिखिए। स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और व्यक्तिवाद की प्रधानता। इसी प्रकार से आधुनिक काल की 2 महाकाव्य और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है, तो कामायनी लिख सकते हैं आप जयशंकर प्रसाद, और साकेत लिख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त का। तो चलिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 अंक का क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भक्ति काल और छायावाद की 3 विशेषताएं और 3 रचनाकारों के नाम लिखना है, तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट है कवि परिचय के अंतर्गत यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सूरदास 1 अंक के कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं? तो यहाँ पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन आपको कि गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? तो उद्धव को कहा है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो इसमें पढ़ लिया उसने राजनीति। इसके बाद गोपियाँ मधुकर किसे कहा है? तो उद्धव को कहा गया है। उद्धव आंसर इसमें ज़्यादा आ रहा है। और गोपियों के अनुसार योग है कड़वी ककड़ी। तो ये 1 अंक के क्वेश्चन हो सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन है सूरदास की भाषा है, तो यहाँ पे ब्रज भाषा है, इसका आंसर आएगा। राजा का खालिस्तान है, प्रजा को न सताएं, तो यहाँ पे धर्म आएगा इसका आंसर। योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा से ब्रज गए थे, तो उद्धव गए थे। इसका बाद हमारे खालिस्तान हारिल की लकड़ी, तो यहाँ पे आएगा हरि। इसके बाद सही जोड़ी बनाने में इस प्रकार की सही जोड़ी हो सकती है। तो गुण का संबंध आप देख रहे हैं यहाँ पे, गुण का संबंध आपको चींटी से दिखाई देता है। और सूरदास का संबंध आपको यहाँ पे भ्रमर गीत और हारिल पक्षी का संबंध लकड़ी से, और उद्धव का संबंध योग संदेश से हो सकता है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी है। सत्य सत्य कथन में आप देखेंगे कि हारिल की लकड़ी मोह लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है, तो ये सत्य है। और इसके बाद मधुकर का अर्थ है भौरा, जिसका उपयोग गोपियों ने उद्धव के लिए किया है, तो यह भी सत्य है। सूरदास तुलसी की रचना है, तो सूरसागर तुलसी की रचना है, तो यह भी असत्य है। ये सूरदास जी की रचना है। और सूर वात्सल और श्रृंगार की श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो यह कथन सत्य है। तो इसके बाद देखेंगे 1 अंक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 वाक्य में उत्तर दीजिए में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? तो यहाँ पे गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो यहाँ पे जिनके मन चंचल हों उनको देने की बात की है। और गोपियों किसके आने की आशा थी? तो यहाँ पे कृष्ण के आने की आशा थी। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप अध्ययन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लें क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। तो
कोशिश करिए कि आप सब्सक्राइब कर लें, कोई खर्च नहीं लगता आपका, कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे सूरसागर की रचना है, सूरदास की रचना है। और किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। और ये गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? तो राजा का धर्म प्रजा का हित होना चाहिए। कृष्ण ने क्या पढ़ लिया था? तो राजनीति पढ़ लिया था। इसका गोपियों ने किस दृढ़ को करके पकड़ा है? तो गोपियों ने कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ा है। और इसका बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे कि 2 अंक के पूछे जा सकते हैं, उसमें हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार के किससे की गई है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, तेल में भीगे घड़े से की गई है। और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो यहाँ पे स्वयं को गुड़ में लिपटी चींटी के रूप में, हारिल पक्षी के रूप में, जो पैरों में लकड़ी लिए रहता है। और गोपियों के अनुसार कृष्ण के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखने को आ रहा है, इसका आंसर है कि उन्होंने प्रेम संदेश ना भेजकर योग साधना का संदेश भेजा, और राजनीति पढ़ ली है, और वो राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 4 अंक का कैसा क्वेश्चन आ सकता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास की 2 रचनाएं और 2 काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा सूरसागर और सूरसावली। और काव्यगत विशेषताएं हैं कि सूरदास की वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं, और सूर के पदों में ब्रजभाषा का निखरा रूप है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ यहाँ पे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उधो तुम हो अति बड़भागी। तो इस प्रकार से ये इसको आप इसका संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ याद कर लें, और ये यहाँ पे दिया गया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। इसके अथवा में ये हो सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाड़ कौन पे उधो, नाही परत कही। तो ये यहाँ तक आपको बिरहनी बिरह दही तक इसका संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे तुलसीदास, ये जो दूसरी इकाई है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसमें है। और इसमें सही विकल्प कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे पहला विकल्प देखने को मिल रहा है, विश्वामित्र किसके गुरु थे? तो ये राम लक्ष्मण के गुरु थे। शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो राम ने तोड़ा था। ये 1 अंक वाले विकल्प पूछे जा सकते हैं। परशुराम के क्रोध पर किसने प्रतिक्रिया दी थी? तो इसका सही आंसर है कि लक्ष्मण ने प्रतिक्रिया दी थी। तो कुम्हड़ बतिया को नाही, पंक्ति में कुम्हड़ बतिया का अर्थ है क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे कुम्हड़े का फल से है इसका तात्पर्य। नेक्स्ट है, इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे तुलसीदास की भाषा है अवधी, और शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, ऐसा खालिस्तान ने कहा था, तो लक्ष्मण ने कहा था। इसके बाद कौशिक खालिस्तान को कहा है, तो यहाँ पे विश्वामित्र को कहा गया है। कवितावली की खालिस्तान की रचना है, तो यहाँ पे तुलसी की रचना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ी बनाने में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि भृगुसुत का आंसर होगा बा, परशुराम। इसका बालकांड होगा दूसरे का सा, रामचरित मानस। शिव धनुष, तो शिव धनुष किससे संबंध रखेगा? जीर्ण शीर्ण, लक्ष्मण क्रोधी। तो इस तरीके से ये इसका संबंध बताना था। सत्य और असत्य कथन चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे सत्य असत्य कथन देख रहे हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, तो इसका सत्य आंसर है। विनय पत्रिका की रचना गद्य में हुई थी, तो यह सत्य है। और इसका परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों को उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, तो ये सत्य कथन है। इसी प्रकार से शिव धनुष को खंडित कर देखकर परशुराम आपे से बाहर हो जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार से ये सत्य और असत्य कथन थे। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर देने का वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि धनुष को टूट जाने पर लक्ष्मण ने धनुष के लिए क्या कहा? तो इसने कहा जीर्ण शीर्ण था। और सहस्त्र बाहु कौन थे? तो ये राजा कार्तवीर सहस्त्र बाहु थे। और परशुराम किसके पुत्र थे? तो ये जमदग्नि भृगु के पुत्र थे। इसके बाद परशुराम के क्रोध के मूल कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है शिव धनुष टूटने से वह क्रोधित हो जाते हैं। वह मान रहे थे कि शिव धनुष जानबूझकर तोड़ा गया। वीर योद्धा किस पर वार नहीं करते हैं? तो इसका आंसर है ब्राह्मण, देवता, गाय, प्रभु के भक्तों पर वार नहीं करते हैं। राम का स्वभाव कैसा है? तो राम का स्वभाव गंभीर, धीर, गंभीर और शांत है। तो ये 1 अंक वाले क्वेश्चन थे। आप 2 अंक वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। धनुष टूटने पर लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए?
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप दूसरे नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो ये 2 अंकों वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तुलसीदास जी की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो यहाँ पे रामचरितमानस कविता वाली हो सकती है और यहाँ पे इसकी विशेषताएं आप इनको याद कर लें। अब यदि आपको भाव काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखने को आता तो ये हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी और ये सहित अभिमान तक। तो ये इसके संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित आपको ये व्याख्या दिख रही है, आप इसको याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है, अथवा में नाथ शंभु धनु भंज निहारा और परिपु मोरा तक, इसको भी आप याद कर लें। तो इस प्रकार से ये हिंदी में इस प्रकार के संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा सकती है। इसके बाद जयशंकर भी पूछा जाना है आत्मकथा के बारे में। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, 1 अंक के प्रेमचंद के संपादन में खालिस्तान पत्रिका का आत्म विशेषांक निकालना तय हुआ, तो ये हंस का तय हुआ। इसके बाद आत्मकथ कविता पहली बार किस सन में हंस के आत्मकथा विशेषांक प्रकाशित हुई थी। तो ये 1932 में हुई थी। जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की, तो कात्यायनी की। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा कैसी होती है कवि की, तो यहाँ पे करुण इसमें इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। तो रिक्त स्थानों के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है, उसकी स्मृति खालिस्तान बनी है थके पाथिक पंथा की, तो इसका आंसर है पाथे। नेक्स्ट है, हंस का आत्मकथा विशेषांक खालिस्तान के संपादन में निकालना तय हुआ था, तो यहाँ प्रेमचंद इसका आंसर है। नेक्स्ट है, खालिस्तान का साहित्य जीवन में कोमलता माधुर्य शक्ति और रोज का साहित्य माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद का माना जाता है। खालिस्तान को कात्यायनी महाकाव्य पर मंगला पास प्रसाद पारितोषिक दिया गया था, तो इसमें जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें सही जोड़ी बनाई है, तो सही जोड़ी बनाने में आप देख रहे हैं यहाँ पे मधुप का संबंध होगा, यहाँ पे मन रूपी भौरा से, और कंथा का संबंध आप देख रहे हैं अंतर मन से होगा, और पंथा का संबंध यहाँ पे राह से होगा, और प्रवंचना का संबंध धोखा से होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसमें सत्य और असत्य चुनकर लिखना है, तो सत्य सत्य में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हंस महाकाव्य, तो इससे कथन असत्य है। मधुप गुनगुना पर कहा जाता है कौन कहानी पर यह अपनी, तो सत्य है। और इसके बाद बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। इसके बाद अति आत्मकथा बताने में से बचना नहीं चाहता, तो ये असत्य कथन है। इसके बाद यहाँ पे 1 अंक शब्द में उत्तर देने वाले भी क्वेश्चन है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आत्मकथा से क्यों बचना चाहिए, या मधुप गुनगुना किस पर कहानी कह रहा है, तो यहाँ पे अपनी कहानी कह रहा है। और आंसू किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कहानियों के नाम लिखिए, तो एक आकाशदीप और आंधी इंद्रजाल लिख सकते हैं। असहमति की तरफ से कौन सी कविता पैदा हुई, तो आत्मकथा पैदा हुई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कौन थकी सोई है, तो कवि के मौन व्यथा अभी तक ही सोई है। इसके बाद 2 अंक पर आधारित यदि क्वेश्चन पूछे जाते तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मृति का पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है, या अभी समय भी नहीं है ऐसा कवि क्यों कहता है, और गंभीर अनंत नीलिमा से क्या है, नीलिमा में क्या है, तो इसके आंसर आप याद कर लीजिए, 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरी में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जयशंकर प्रसाद के बारे में 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं, तो यहाँ पे 2 रचनाएं कामायनी आंसू हो सकती हैं, और यहाँ पे इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, तो उसकी स्मृति ये इस प्रकार की हो सकता है, तो आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 5वां यूनिट, जिसमें इकाई जिसमें उत्साह अट नहीं रही है। इसमें विकल्प 1 अंक के पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके आंसर हो सकते हैं अट नहीं रही खालिस्तान कविता की मादकता को प्रकट कर रही है, तो यहाँ पे फागुन को प्रकट कर रही है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो खालिस्तान को संबोधित करती है, तो ये बादल हो सकता है इसका आंसर। घेर घेर घोर गगन धराधर उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उसका
कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे क्रांति का प्रतीक है। तो ये इस तरीके से इसके आंसर हो सकते हैं, ये आंसर आप याद कर लें। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है 1 अंक के अंतर्गत ये पूछे जा सकते हैं। हरिस्तान विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, तो यहाँ पे निराला इसका सही आंसर है। इसके बाद विकल उन्मन थे खालिस्तान, तो यहाँ पे उन्मन आएगा इसका आंसर। और ललित काले नंद्राले खालिस्तान है, तो यहाँ पे बादल हैं। इसके बाद अनामिका की खालिस्तान की रचना है, तो यहाँ पे जैसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर है। सही जोड़ी बनाने में यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 अंक में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संबंध है वह है मई सादल से है, और निदाद का संबंध यहाँ पे गर्मी से है। विद्युत छवि का संबंध यहाँ पे उर में है, और यहाँ पे मदगंध का संबंध पुष्पमाल से है। एक ये सत्य सत्य आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सत्य सत्य वाले कथनों को देख रहे हैं। छायावती कविता में सबसे पहले निराला ने मुक्त छंद का प्रयोग किया, तो ये बिल्कुल सत्य है। निराला की कविता में सत्य के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव है, तो ये भी सत्य है। उत्साह कविता में गर्मी का वर्णन है, तो असत्य कथन है। आय अज्ञात दिशा में अनंत के धन, असत्य कथन है। एक शब्द में उत्तर देने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे एक वाक्य में उत्तर देना है, तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, या उस कविता उत्साह बादल को किसका प्रतीक मानता है, कवि की आंखें हट क्यों नहीं रही हैं। तो ये इसके आंसर आप याद कर लें। 1 अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फागुन में डालियाँ किससे लद गई थी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है लाल हरी पत्तियों से लद गई थी। और इसके बाद कवि ने तप्त धारा के माध्यम में क्या संकेत दिया है, तो जन सामान्य पीड़ा। और इसके बाद फागुन आते ही क्या परिवर्तन होने लगते, तो रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। इसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये इनको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। फागुन में ऐसा क्या है जो अन्य धातु ऋतुओं में नहीं है, या कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, या कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किस रूप में किया है। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको अध्याय 7 इकाई 7 जैसा कि गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये भी अभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो नवंबर तक का कोर्स आएगा बच्चों यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप सही विकल्प चुनना है, तो सही विकल्प चुनकर देखें आप छाया मत छूना कविता के आधार पे कौन उपस्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर है सुख दुख। नाश और निर्माण किसकी रचना है, तो यहाँ गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमानी मिजाज के कवि हैं, तो रोमानी मिजाज के कवि गिरिजा कुमार माथुर को माना जाता है। छाया मत छूना कविता में छाया का अर्थ है, तो यहाँ पे भ्रम दुविधा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पे देख रहे हैं खालिस्तान की कविता भाषा के 2 रंग मौजूद है, तो यहाँ पे इसका आंसर है गिरिजा कुमार माथुर है। छाया मत छूना और खालिस्तान होना दुख दूना, इसका अर्थ है मन से। और यहाँ प्रभुता का शरण बिंब केवल खालिस्तान से है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मृग तृष्णा से है। इसके बाद यश है न वैभव है, खालिस्तान है न शर्माया, तो यहाँ पे मान आएगा इसका आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ पे मान इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में आप इस प्रकार से बना सकते हैं। कुंतल का जो यहाँ पे संबंध है वो लंबे केस से है, और धूप के धान से संबंध यहाँ पे काव्य संग्रह से, रुबानी कवि से संबंध यहाँ पे गिरिजा कुमार माथुर से है, और दुविधा हथ से संबंध साहस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा सत्य है, और इसका बाद गिरिजा कुमार माथुर क्रांति के कवि हैं, तो ये असत्य कथन है। इसके बाद कठिन यथार्थ से रूबरू होने ही जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए, तो ये भी कथन सत्य है। इसके बाद तन सुगंधा से रही बीत गई यामिनी, तो कथन सत्य है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन है, तो जिसको याद कर सकते हैं आप। मृग तृष्णा किसे कहा है, तो यहाँ पे यश वैभव प्रतिष्ठा को कहा गया है। कविता में छाया का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे स्मृतियाँ, अतीत स्मृतियाँ सुख दुख से है। और यहाँ पे कवि ने छाया को छूने से क्यों मना किया, तो यहाँ पे वर्तमान को भुलाना उचित नहीं है, इसलिए कवि ने छाया को छूने से मना किया। नेक्स्ट है कठिन यथार्थ शब्द में विशेषण शब्द है, तो कठिन शब्द इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कवि ने यहाँ पे कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही, या छाया और मृग तृष्णा किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं, और कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ इसका जीवन में है सुरंग, ये जो देख रहे हैं आप छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, तो इसको भी आप इसके संदर्भ सहित व्याख्या देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका नवंबर तक का पदखंड के अंतर्गत कोर्स जो कि पूछा जाना है 36 के अंतर्गत। तो
हम अगले वीडियो में आपको गद्य खंड के बारे में इम्पोर्टेंट बताएंगे। तो मिलते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।